हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द सेशन। हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। उसका हम एक लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है, कैसे होता है, किन ऑर्गेनिज्म में कौन से ऑर्गन्स होते हैं, किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोनोटेलिक, यूरोटेलिक, यूरिकोटेलिक। फिर हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ा, जिसमें हमने किडनी को डिटेल में देखा, किडनी का स्ट्रक्चर देखा, क्या क्या कंपोस्ट कंसिस्ट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो पढ़ा। अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरिट्रा, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा। फिर उसका डायग्राम देखा, किडनी का डायग्राम देखा। फिर ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। अब बारी आती है किडनी के अंदर जो चीज ब्लड को फिल्टर करती है वो क्या है। वो है नेफ्रॉन, उसको पढ़ने की। अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन को, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को और यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे नेफ्रॉन, उसका स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन होता क्या है, काम कैसे करता है और यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर विद ऑल द एंथुसियाज्म एंड लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है ये सर? अरे किडनी के अंदर बना के दिखाए थे ना नेफ्रॉन, दो टाइप के, कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है बेटा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की। कितने होते हैं बेटा नंबर में? ये नंबर भी बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। 1 मिलियन इन नंबर, 1 मिलियन इन नंबर इन ईच किडनी। एक किडनी में कितने होते हैं ये? 1 मिलियन। 1 मिलियन बोले तो बेटा, 1 मिलियन बोले तो 10 लाख। कितना? 10 लाख। ये इसका नंबर होता है। नेफ्रॉन में होता क्या है? नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ, एनसीईआरटी क्या बताती है कि नेफ्रॉन किससे मिलके बना होता है? नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ, क्या खुल गया ये, चलो। नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या होता है बेटा? ग्लोमेरुलस। व्हाट इज दिस? नेफ्रॉन के अंदर बेटा क्या होता है? ग्लोमेरुलस प्लस रीनल टिब्यूल। इसके साथ साथ क्या होता है? रीनल टिब्यूल। एनसीईआरटी अपने को क्या बताती है कि नेफ्रॉन किससे मिलके बना होता है? ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल। सर ये ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस क्या है वो समझते हैं, फिर समझेंगे रीनल टिब्यूल क्या है। पहले अपन समझते हैं कि ग्लोमेरुलस क्या है ये ससुरा। पहले हम ग्लोमेरुलस को समझेंगे, फिर हम रीनल टिब्यूल को समझेंगे। देखो बेटा, हमने बनाई थी किडनी, पहले अपन बनाएंगे हार्ट। यह अपना प्यारा सा हार्ट। हार्ट से, हार्ट से ब्लड लेके आता है कौन? कौन लेके आता है? एओर्टा। कौन लेके आता है? एओर्टा। फिर ये डिवाइड हो जाता है आर्टरीज में। किसमें डिवाइड हो जाता है? आर्टरीज में। और वो आर्टरी जो किडनी में आ रही है, वो आर्टरी जो किडनी में आ रही है उसको क्या नाम दिया था अपन ने? रीनल आर्टरी। वो आर्टरी जो किडनी में आ रही है वो क्या है? रीनल आर्टरी। अब ये रीनल आर्टरी किडनी में आती है और कहाँ पर आ जाती है? नेफ्रॉन के अंदर। और नेफ्रॉन के अंदर कैपिलरीज का गुच्छा बनाती है। नेफ्रॉन के अंदर कैपिलरीज का गुच्छा बनाती है और नेफ्रॉन से बाहर चली जाती है। तो ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, क्या है ये? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। यही क्या है बेटा? इसी को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। अभी बस इतनी सी बात को समझो, इसको आगे अपन डिटेल स्ट्रक्चर समझेंगे नेफ्रॉन का। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और जो रीनल टिब्यूल है उसके अंदर बेटा क्या क्या आता है? रीनल टिब्यूल के अंदर आता है बेटा बोमन्स कैप्सूल। क्या क्या आता है? बोमन्स कैप्सूल। उसके बाद बेटा पीसीटी। उसके बाद हेनलेक्स लूप। उसके बाद हेनलेज लूप एंड उसके बाद आता है डीसीटी। सर इतने सारे नाम लिख दिए, होते क्या है बेटा? यही तो पढ़ना है अपने को। इन्हीं को अब अपन डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में देखेंगे। तो ग्लोमेरुलस क्या है? रीनल आर्टरी आगे डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज में, उस कैपिलरीज का गुच्छा,
टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, वो क्या होता है? ग्लोमेरुलस। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस। और जो बचा हुआ पार्ट है जिसमें बोवंस कैप्सूल पीसीटी है, उसको बोलेंगे रीनल ट्यूब्यूल। देखो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आने वाली जो रीनल आर्टरी नेफ्रॉन में आ रही है, उस आने वाली को बेटा बोला एफिरेंट। क्या बोला? एफिरेंट आर्टीरियोल। क्या बोला बेटा? एफिरेंट आर्टीरियोल। नेफ्रॉन में आने वाली एफिरेंट, नेफ्रॉन से बाहर जाने वाली ईफ्रेंट। ई से एग्जिट, ई से ईफ्रेंट, इसको बोला ईफ्रेंट आर्टीरियोल। अभी इसको उठा के अपन नेफ्रॉन के अंदर फिट करेंगे। आने वाली, ए से आने वाली एफरेंट, ई से जाने वाली ईफ्रेंट। तो आने वाली एफरेंट, जाने वाली ईफ्रेंट, और बीच में ये क्या बन गया? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। और इसी को अपन ने क्या नाम दिया बेटा? ग्लोमेरुलस। और इसके नीचे वाला हिस्सा क्या है बेटा? ये बोमन इरानी, बोमन इरानी नहीं, बोमन कैप्सूल। क्या है बेटा? ये बोमन्स कैप्सूल। तो ये जो कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है, डबल वोल्ड स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल। डबल वोल्ड है, अभी कैसे है समझेंगे। और इन दोनों को मिला के एक नाम दिया जाता है बेटा। इन दोनों का अगर अपन मिला के बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे बेटा? मालपीजियन, मालपीजियन कॉर्पसल। क्या बोलेंगे बेटा? मालपीजियन कॉर्पसल, या फिर रीनल कॉर्पसल। क्या बोलेंगे? रीनल कॉर्पसल। तो अगर ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को पूछे, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? मार्पीजियल कॉर्पस। मार्पीजियन टिब्यूल नहीं बेटा, मार्पीजियन टिब्यूल तो आर्थ्रोपोडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन था, वो मार्पीजियन टिब्यूल था। ये क्या है? मार्पीजियन कॉर्पसल। तो ये है अपना नेफ्रॉन के बारे में कुछ बात है। अब इसके बारे में अपन जानेंगे इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर, जो हम अब बनाने जा रहे हैं। देखो, पहले बनाएंगे रीनल ट्यूब्यूल, फिर बनाएंगे ग्लोमेरुलस। ये है बोमन कैप्सूल, उससे निकली कॉन्व्यूलेटेड, मतलब गोल 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 कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, फिर वहां से नीचे गई वो, और फिर छोटी ट्यूब्यूल, यू शेप ट्यूब में कन्वर्ट हो गई। इस यू शेप को क्या बोला? अभी सबके नामकरण अपन करेंगे बेटा। फिर वापस उसका डायमीटर बढ़ गया, फिर वापस कन्वर्ट हो गई कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल में, और ये खुल जाती है लास्ट में आके एक ट्यूब में। इस ट्यूब को बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो ये है अपना प्यारा सा नेफ्रॉन। इसके अंदर क्या आ रहा है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? अब इनका नामकरण करते हैं। चलो, ये क्या है इसको देखते हैं। 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 इसका नाम क्या है? 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 और इसका नाम क्या है? इन सबके अपन अब करेंगे नामकरण। तो चलिए समझते हैं। आने वाली आर्टरी, क्या नाम दिया था? एफिरेंट आर्टेरियोल। क्या नाम दिया था? एफिरेंट आर्टीरियोल। क्या नाम दिया था? एफिरेंट आर्टीरियोल।
जाने वाली को क्या नाम दिया था बेटा? इफरेंट आर्टेरियोल। क्या नाम दिया था बेटा? इफरेंट आर्टेरियोल। गंदे ब्लड को लेके आएगी नेफ्रॉन में, ब्लड साफ होने के लिए आगे चला जाएगा, बचा हुआ ब्लड निकल जाएगा बाहर। ये क्या है बेटा? ग्लोमेरुलस। ये क्या है बेटा? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ये क्या है बेटा? बोमन कैप्सूल। ये क्या है? बोमन्स कैप्सूल। ये क्या है बेटा? पीसीटी। पीसीटी बोले तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब बोमन कैप्सूल के प्रॉक्सिमिटी में, पास प्रेजेंट है, पी से पास, कॉन्वोल्यूटेड ऐसे घूमी हुई है, ट्यूब्यूल है तो नाम दे दिया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। ये है डीसीटी। डीसीटी बोले तो डिस्टल, यहां से दूर, इससे दूर है तो डी से दूर, डी से डिस्टल, कॉन्वोल्यूटेड घूमी हुई ट्यूब्यूल। ये क्या है बेटा? लूप ऑफ हेनले। ये क्या है बेटा? लूप ऑफ हेनले बोले तो LOH। लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट, तो ये है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग LOH। लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग पार्ट, तो ये है बेटा असेंडिंग LOH। ये सेगमेंट है बेटा, ये वाला सेगमेंट है बेटा थिक। ये कैसा है? थिक लूप ऑफ हेनले। ये कैसा है बेटा? थिन लूप ऑफ हेनले। ये कैसा है? थिन लूप ऑफ हेनले। और ये जो बेटा लास्ट पार्ट है, दैट इज, क्या नाम है इसका? बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। इसको मैंने अलग कलर से क्यों बनाया? क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का पार्ट क्या है? ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में क्या आते हैं? बोमन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्यों? क्योंकि इस एक कलेक्टिंग डक्ट में ऐसे बहुत सारे डीसीटी आके खुल रहे हैं। एक डीसीटी यहाँ आ गया, एक डीसीटी यहाँ से आएगा, मल्टीपल नेफ्रॉन्स खुल रहे हैं। तो एक कलेक्टिंग डक्ट में लगभग 4000 नेफ्रॉन खुलते हैं। एक कलेक्टिंग डक्ट में 4000 नेफ्रॉन्स खुलते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये है अपना डिटेल स्ट्रक्चर। अब इसमें एक चीज रह गई है, उसको भी कंप्लीट करते हैं। ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है, ये आगे जाके कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है और वो कॉइल्ड हो जाती है अराउंड पीसीटी, डीसीटी एंड हेनलेज लूप। कैसे? ये कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई और कॉइल्ड हो गई अराउंड पीसीटी, अराउंड डीसीटी और यहां से लूप ऑफ हेनले के अराउंड। इस चीज को क्या बोलते हैं बेटा? जब ये कॉइल्ड हो जाए अराउंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अराउंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसकी पेरीफेरी पे, ट्यूब्यूल की पेरीफेरी पे ये कॉइल्ड हो चुकी है। जब ये ट्यूब्यूल की पेरीफेरी पे कॉइल्ड हो जाए तो उसको बोलते हैं बेटा पेरी ट्यूब्यूलर, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। क्या बोलते हैं बेटा इनको? पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। और जब ये लूप ऑफ हेनले के अराउंड स्ट्रेट यू शेप्ड बना दे तो इनको बोलते हैं बेटा वासा रेक्टा। रेक्टा मतलब स्ट्रेट, ये कैसी होती है? यू शेप्ड। इसको बोलते हैं वासा रेक्टा एंड दैट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारा नेफ्रॉन के बारे में हमने सारी बातें कर ली। ऑब्जर्व दिस फॉर 30 सेकंड एंड देन वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट पार्ट समझते हैं इसकी हिस्टोलॉजी को। हिस्टोलॉजी बोले तो कि इसके अंदर कौन कौन से एपिथेलियम प्रेजेंट है। एपिथेलियम को जानना अपने को बहुत जरूरी है। एपिथेलियम, बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, हेनलेज लूप, डीसीटी, सब जगह कौन कौन से एपिथेलियम प्रेजेंट है। यहाँ पर बेटा ब्लड को फिल्टर करना है तो दीवार पतली होनी चाहिए। तो बोमन कैप्सूल की दीवार पतली होती है, इसकी दीवार पतली होती है। जब भी दीवार पतली बनानी है तो कौन सा एपिथेलियम, कौन सा एपिथेलियम यहाँ पर होता है बेटा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम?
सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और जो बोमन्स कैप्सूल की एपिथेलियम की सेल्स हैं, इन सेल्स को बोला जाता है बेटा, सेल्स को बोला जाता है बेटा पोडोसाइट्स। क्या बोला जाता है? पोडोसाइट्स। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो बोमन्स कैप्सूल में प्रेजेंट होती है। तो एपिथेलियम इन बोमन्स कैप्सूल कौन सा? सिंपल स्क्वैमस। पीसीटी में खास बात होती है, यहाँ पर कौन सा एपिथेलियम, इसको अलग कलर से बनाएंगे। पीसीटी में कौन सा एपिथेलियम, यहाँ पर सबसे खास बात होती है, यहाँ पर होता है बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सा एपिथेलियम बेटा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और क्यूबॉइडल भी सिंपल क्यूबॉइडल नहीं, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल। कौन सा बेटा? ब्रश बॉर्डर्ड। अब ये क्या होता है सर जी ब्रश बॉर्डर्ड? जब क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के ऊपर ऐसी माइक्रोविलाइज आ जाए, माइक्रोविलाइज आ जाए, तो उसको बोलते हैं बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, व्हिच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द रीएब्जॉर्प्शन। जो पीसीटी का सरफेस एरिया बढ़ा देती है फॉर रीएब्जॉर्प्शन। तो सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? पीसीटी के अंदर। सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी के अंदर। फिर बात आए लूप ऑफ हेनले की, तो यहाँ पर भी पतली सी लेयर है, यहाँ पर भी पतली सी लेयर है। तो ये कौन सा है? सिंपल स्क्वैमस। यहाँ पर भी कौन सा होता है? सिंपल स्क्वैमस। डीसीटी में कौन सा होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। डीसीटी में भी कौन सा एपिथेलियम? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये बात हो गई अपनी हिस्टोलॉजी की, कहां पर कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। मेन याद रखना है अपने को पीसीटी का, यहाँ पर होता है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है? माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती है। और जो ये थिकनेस है डिसेंडिंग लिम्ब की, ये किसके बराबर होती है? पीसीटी के। असेंडिंग लिम्ब की थिकनेस किसके बराबर होती है? डीसीटी के बराबर। फिर नीचे ये छोटी हो जाती है, पतली कन्वर्ट हो जाती है नैरो पाइप में। लूप ऑफ हेनले में भी कौन सा है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। पीसीटी का डायमीटर और इसका डायमीटर सेम, डीसीटी का डायमीटर और इसका डायमीटर सेम। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पे आते हैं। दो टाइप के नेफ्रॉन पढ़े थे अपन ने बेटा फर्स्ट लेक्चर में, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी। वो क्या होते हैं उसको समझते हैं। ये वाला पार्ट है बेटा कॉर्टेक्स, नीचे वाला पार्ट है बेटा मेडुला। ऐसे नेफ्रॉन जिनका मैक्सिमम पार्ट सिर्फ कहां पर हो? कॉर्टेक्स में हो। कहां पर हो? कॉर्टेक्स में। तो वो क्या कहलाएंगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ऐसे नेफ्रॉन जिनका मैक्सिमम पार्ट, इनका मैक्सिमम पार्ट कहां पर हो? मेडुला में। तो वो क्या कहलाएंगे? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो 85% ऑफ द नेफ्रॉन कौन से होते हैं? कॉर्टिकल। 15% कौन से होते हैं? जक्स्टामेडुलरी। आवाज वगैरह सही है? हेलो हेलो, ठीक। मालपिजन कॉर्पसल आर लोकेटेड क्लोज टू द किडनी। अब ये कॉर्टिकल है मतलब कॉर्टेक्स में है। तो यहां पर क्या है अपनी किडनी। तो किडनी के लोकेटेड है सरफेस पे, किडनी के सरफेस पे। एंड मालपिजन कॉर्पसल लोकेटेड एट जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स। ये कहां पर है? किडनी के जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो मालपिजन कॉर्पसल मतलब बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये किडनी के सरफेस के टच में है, ये सरफेस ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला पे है। देयर लूप ऑफ हेनले आर मोस्टली कन्फाइंड टू कॉर्टेक्स। कहां पर है? मेनली पूरा कॉर्टेक्स, मेडुला में सिर्फ छोटा सा पार्ट है। एंड वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट रन्स इनटू द मेडुला, बहुत ही छोटा पार्ट। द लूप ऑफ हेनले ऑफ दिस नेफ्रॉन लॉन्ग होता है, डिपिंग डीप डाउन द मेडुला। कहां पर है? मेडुला वाले पोर्शन के अंदर। खास बात क्या है? इसका पार्ट कॉर्टेक्स में है, कॉर्टेक्स में। तो यहाँ पर पेरिटिबुलर नेटवर्क प्रेजेंट होगा, लेकिन क्या वासा रेक्टा प्रेजेंट होगा? तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं उनके अंदर वासा रेक्टा प्रेजेंट नहीं होता है,
बहुत ही मतलब लेस डेवलप्ड होता है, क्योंकि इसका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है। अब देखो यहां पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का नेटवर्क तो होगा, लेकिन वासा रेक्टा नॉट वेल डिफाइंड होगा। वासा रेक्टा वेल डिफाइंड नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, पेरिट्यूबुलर। यहाँ पर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वासा रेक्टा होगा, क्योंकि लूप ऑफ हेनले है। तो यहाँ पर पेरिट्यूबुलर नेटवर्क इज नॉट वेल डेवलप्ड बट वासा रेक्टा इज प्रेजेंट, एंड दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। बहुत ही सिंपल था, डायग्राम से समझा दिया है आपको। देखेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। इसमें एक बात और रह गई है कि कौन से पार्ट है जो हमेशा कॉर्टेक्स में रहेगा, हमेशा। कौन सा पार्ट है जो हमेशा कॉर्टेक्स में रहेगा? मालपीजियन कॉर्पसल क्या हमेशा कॉर्टेक्स में रहेगा? यस। तो मालपीजियन कॉर्पसल प्लस पीसीटी हमेशा कॉर्टेक्स में रहेगा? यस। क्या डीसीटी हमेशा कॉर्टेक्स में रहेगा? यस। कौन सा पार्ट जो हमेशा मेडुला में रहेगा? लूप ऑफ हेनले। इसमें भी मेडुला में, इसमें मेडुला में। मेनली कितना पार्ट है, लेकिन लूप ऑफ हेनले है इसके अंदर, मेडुला के अंदर। और कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट ये क्या है, जो पार्ट जो कॉर्टेक्स में रहेंगे, जो पार्ट मेडुला में रहेंगे। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा पार्ट है जो कॉर्टेक्स में पाया जाएगा? मालपीजियन कॉर्पसल, पीसीटी, डीसीटी। कौन सा पार्ट मेडुला में पाया जाएगा? लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। एक आउट ऑफ द एनसीईआरटी आपको बात बताता हूँ कि मैंने बताया था आपको एक नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट में, एक कलेक्टिंग डक्ट में 4000 नेफ्रॉन खुलते हैं। एक ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, ऐसे ऐसे करके एक कलेक्टिंग डक्ट में 4000 नेफ्रॉन खुलते हैं। और ये सारी कलेक्टिंग डक्ट, जब सारी कलेक्टिंग डक्ट, एक कलेक्टिंग डक्ट फिर दूसरी फिर तीसरी मिल जाती हैं, सारी कलेक्टिंग डक्ट जब मिल जाती हैं तो एक कॉमन डक्ट बनाती है, कॉमन डक्ट बनाती है, उसको बोलते हैं बेटा डक्ट ऑफ बेलिनी। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ बेलिनी। जब बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलके कॉमन डक्ट बनाए उसको बोलेंगे डक्ट ऑफ बेलिनी। तो आपसे पूछा जाएगा डक्ट ऑफ बेलिनी कहाँ मिलती है, कॉर्टेक्स या मेडुला? तो पहले तो याद होना चाहिए डक्ट ऑफ बेलिनी होता क्या है। तो कलेक्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके एक कॉमन डक्ट बनाती है डक्ट ऑफ बेलिनी। तो कलेक्टिंग डक्ट अगर मेडुला में मिल रही है तो डक्ट ऑफ बेलिनी भी कहाँ मिलेगी बेटा? मेडुला में मिलेगी। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो ये था अपना ऑल अबाउट द नेफ्रॉन। अब आता है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। नहीं सॉरी, यूरिन फॉर्मेशन। काउंटर करंट मैकेनिज्म इसके बाद आएगा, वो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मेरे फ्लो में उससे नाम निकल गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट, दो ही क्वेश्चन पार्ट इसके इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी तक जो पढ़ा उससे इतना क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट वो भी है। सबसे इंपॉर्टेंट यूरिन फॉर्मेशन एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसको पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं बेटा, 3 स्टेप में अपना यूरिन फॉर्म होता है। अभी तक देखा अपन ने किडनी, किडनी के अंदर नेफ्रॉन, नेफ्रॉन यूरिन बनाता है। वो बनाता कैसे है, उसका ये प्रोसेस है कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें इंक्लूड हैं उस प्रोसेस में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या होता है सर ये सब? तो वन बाय वन करके इनको पढ़ते हैं। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब ब्लड आया ग्लोमेरुलस के अंदर, यहां से छन के चला गया बोमन कैप्सूल में। मतलब ग्लोमेरुलस में ब्लड आया, छन के चला गया बोमन कैप्सूल में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ब्लड आया ग्लोमेरुलस में, छन के चला गया। या फिर उसी को नाम दे दिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पर ब्लड को फिल्टर किया जाता है। फिर है दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ब्लड के साथ साथ कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जिनको अपने को बाहर नहीं निकालना है, तो उसका क्या हो जाता है, वापस ब्लड के अंदर रीएब्सॉर्प्शन। और ऐसी चीजें जिनको बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है वो ब्लड से वापस डाल दी जाती हैं नेफ्रॉन में, उसको बोलते हैं सिक्रीशन। तो पहला है फिल्ट्रेशन, फिल्टर हो गया, दूसरा है रीएब्सॉर्प्शन, तीसरा है सिक्रीशन, फिर लास्ट में फाइनली क्या होता है, एक्सक्रीशन। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को मिलकर बोलते हैं रीनल कैप्सूल या फिर मालपीजियन कैप्सूल। अब आगे वन बाय वन एक एक स्टेप को पढ़ते हैं। तो पहली आती है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है इसको समझते हैं डिटेल में। अब थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है तो थोड़ा डट के बैठेंगे और समझेंगे।
पहला स्टेप पढ़ते हैं अपन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ब्लड आया थ्रू एफरेंट आर्टेरियल, कहां पर आ गया, ग्लोमेरुलस। कहां से निकल गया, एफरेंट आर्टेरियल। अब ये फिल्ट्रेशन करने के लिए ग्लोमेरुलस में आ गया, ये फिल्टर आउट हो कैसे रहा है, हो कैसे रहा है, क्यों बेटा, क्योंकि ग्लोमेरुलस के अंदर ये क्या है, कैपिलरीज। ये तो थी आर्टरीज, ये है कैपिलरीज। आर्टरीज में अपन ने चैप्टर में पढ़ा था कि 3 लेयर होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। तो आर्टरीज की जो वॉल है थोड़ी मोटी होती है, लेकिन कैपिलरीज में सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट होती है बेटा। कौन सी लेयर, कौन सी लेयर बेटा, एक ही लेयर प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं बेटा, एंडोथीलियम। तो अपन क्या लिखेंगे, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। कैपिलरी में सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट होती है, एंडोथीलियम। फिर जो एंडोथीलियम है बेटा, वो यहाँ पर कैसी हो जाती है, फेनेस्ट्रेटेड। अब ये सब नए नए शब्द यूज कर रहे हो, अपने को ब्लड को फिल्टर आउट करना है। फिल्टर करने के लिए यहाँ पर पोर्स भी तो होने चाहिए, पोर्स प्रेजेंट होते हैं कैपिलरीज में। उस पोर्स के प्रेजेंट होने को क्या बोलते हैं बेटा, फेनेस्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स, ताकि यहां से ब्लड फिल्टर आउट हो सके। इसी चीज को अपन ने क्या नाम दिया बेटा, फेनेस्ट्रेशन। फिर बात आती है नीचे, ये क्या है बेटा, बोमन्स कैप्सूल। बोमन कैप्सूल किससे लाइन था, वाया सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर कौन सी सेल्स थी बेटा, पोडोसाइट्स। कौन सी सेल थी, पोडोसाइट। तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, ये वाली कौन सी लेयर है, एपिथेलियम ऑफ, एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल। ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मतलब अभी अपने को समझ आएगा, पहले अपन देखते हैं अपन क्या पढ़ रहे हैं। पहली लेयर आई एंडोथीलियम, उसके बाद आई एपिथेलियम। इन दोनों के बीच में भी एक लेयर है बेटा, इन दोनों के बीच में भी एक लेयर है, इसको बोलते हैं बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, या फिर और बेसल लैमिना। तो इनका मतलब क्या है, मैं क्यों बता रहा हूं इन तीनों के नाम, ये इन चीजों को बोलते हैं बेटा फिल्ट्रेशन बैरियर। इनकी हेडिंग क्या है, ये क्या है बेटा, फिल्ट्रेशन बैरियर। तो आपसे पूछा जाए कितने बैरियर हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन स्टेप में जो ब्लड को फिल्टर होने के बीच में बाधा बनते हैं, 3 बैरियर, 3 बैरियर्स, फिल्ट्रेशन बैरियर्स। पहला बैरियर क्या आएगा बेटा, एंडोथीलियम। फिर दूसरा बैरियर आएगा एपिथेलियम और बोन कैप्सूल। इन दोनों के बीच में तीसरा बैरियर है बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसल लैमिना। ये है बेटा अपने बैरियर्स ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहां पर ब्लड को फिल्टर होना है। जो एपिथेलियम सेल्स है, इनको क्या बोला था बेटा, इनको बोला था पोडोसाइट्स। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, पेडिसिल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, पेडिसिल्स। ये ऐसे करके ग्लोमेरुलस को पकड़े हुए होते हैं। पेडिसिल्स मतलब फुट लाइक स्ट्रक्चर, पेडिसिल मतलब बेटा फुट लाइक स्ट्रक्चर। और एक इन पेडिसिल्स के बीच में ही क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, स्पेस, स्पेस प्रेजेंट होता है, जहां से ब्लड फिल्टर होके कहा जाता है, बोमन कैप्सूल के अंदर। और इन स्पेसेस को ही क्या बोला जाता है बेटा, फिल्टरेशन, फिल्ट्रेशन स्लिट। क्या बोलते हैं बेटा, फिल्ट्रेशन स्लिट। तो पहला स्टेप था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। कैसे हुआ, ब्लड आया थ्रू एफरेंट आर्टेरियोल इनटू द ग्लोमेरुलस। पहला बैरियर पार किया एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, फिर दूसरा बैरियर आया बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर तीसरा बैरियर आया एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल। एपिथेलियम और बोमन कैप्सूल में कौन सी सेल्स थी, पोडोसाइट्स, जिनके बीच में एक सेल और दूसरे के बीच में स्पेस था। वही स्पेस को क्या बोला, फिल्ट्रेशन स्लिट, जिससे ब्लड अंदर आया, जिससे ब्लड फिल्टर होके आया बोमन्स कैप्सूल में। कहां पर आया, बोमन्स कैप्सूल में। तो ये थे अपने 3 बैरियर। तो जो ब्लड है फिल्टर आउट हो जाता है। लार्ज प्रोटीन फिल्टर नहीं हो पाते हैं क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी होती है। तो फिल्ट्रेशन स्लिट की साइज कितनी होती है बेटा, इसकी साइज होती है 25 नैनोमीटर। कितनी होती है, लेकिन ये कितने साइज के पार्टिकल्स को ही ले पाता है, बट कैन फिल्टर ओनली साइज ऑफ 8 नैनोमीटर।
साइज तो इसकी स्लिट की होती है 25 नैनोमीटर, लेकिन पार्टिकल्स आ पाते हैं सिर्फ 8 नैनोमीटर, क्योंकि बीच में क्या होते हैं बेटा, कुछ इंटीग्रल मेम्ब्रेन्स प्रोटीन होते हैं जो बीच में बाधा बनते हैं और नहीं आने देते। तो ऊपर से आया ब्लड, ब्लड के बड़े बड़े प्रोटीन्स तो ब्लड में रह गए, और नीचे आ गया प्लाज्मा। क्या आ गया? प्लाज्मा, जिसके अंदर चीजें थी अपने को फिल्टर आउट करनी थी। तो प्लाज्मा में क्या होते हैं? प्रोटीन्स नहीं होते, तो यहां से ये फिल्टर नीचे आ जाता है। ये कैसा होता है? प्रोटीन लेस प्लाज्मा। कैसा होता है बेटा ये? प्रोटीन लेस प्लाज्मा। तो ये था अपना फर्स्ट स्टेप का स्टार्टिंग पार्ट। इसको देखेंगे, फिर अपन इसी, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसको आगे और पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अपने को 3 प्रेशर पढ़ने हैं जो इस स्टेप में लगते हैं। 3 प्रेशर, पहला आता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन अपने को पढ़ना है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरा कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये सब क्या होता है देखते हैं अब। चलो इस वाले पार्ट को मिटा देंगे अपन। अरे ठीक है भैया, चलो अब मैं आपको प्रेशर समझाता हूँ, 3 प्रेशर जो होते हैं। चलो ये क्या थी बेटा? एफरेंट आर्ट्रियोल, ये है इफरेंट आर्ट्रियोल। अब आपको फर्क दिख रहा होगा, सबके मन में डाउट भी आ रहा होगा, मैंने बताया नहीं अभी तक कि ये थोड़ी बड़ी है, ये थोड़ी छोटी है। यस बेटा, जो इफरेंट आर्ट्रियोल होता है ना बेटा, इसका डायमीटर एज कंपेयर टू एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर एज कंपेयर टू इफरेंट आर्ट्रियोल बेटा कम होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों कम होता है? अब अपन यहाँ पर 3 प्रेशर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है बेटा GHP, बोले तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 60 to 75 mmHg। सर लिख तो दिया लेकिन समझाया ही नहीं, क्या होता है ग्लोमेरुलस में लगने वाला प्रेशर? यहां से ब्लड आया एफिरेंट आर्ट्रियोल में, यहां से ब्लड आया, जगह बड़ी है, धीरे धीरे जगह छोटी होती गई, जगह और छोटी हो गई। तो ऐसा प्रेशर जो डायमीटर के डिफरेंस की वजह से क्रिएट हो रहा है, ज्यादा डायमीटर कम डायमीटर, तो यहां से ब्लड आएगा और यहाँ कम डायमीटर की वजह से यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा। और ये प्रेशर क्या क्रिएट होगा? तो कौन सा प्रेशर? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस प्रेशर की वजह से ब्लड कहां जाना चाहेगा? नीचे। तो फिल्टर कराने के लिए ये प्रोसेस हुआ कि इसको बड़ा रखा गया, इसको छोटा रखा गया, ताकि जब ब्लड ग्लोमेरुलस में आए उस पर प्रेशर हो और ब्लड प्रेशर से नीचे जाए और फिल्टर आउट हो जाए। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 60 to 75 mmHg। और ये प्रेशर कहाँ लगता है? नीचे की साइड, मतलब फिल्ट्रेशन करवाना चाहता है, प्रेशर नीचे की साइड लगता है जो फिल्ट्रेशन करवाना चाहे। दूसरा प्रेशर आता है बेटा CHP। दूसरा प्रेशर आता है बेटा CHP, बोले तो कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब सर ये कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपने क्या बोल दिया? इतने सारे प्रेशर कहां से आ जाते हैं कैप्सूलर? इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 10 से 18 mmHg। अब ब्लड फिल्टर होके कहाँ आ गया? बोमन्स कैप्सूल में। बोमन्स कैप्सूल में ब्लड भर गया, फिल्टर आउट है, ऊपर से ब्लड आ रहा है, नीचे से जो फिल्टर आउट ब्लड है वो यहाँ भरा हुआ है, ऊपर से अभी भी आ रहा है। तो जो फिल्टर हुआ ब्लड आने वाले ब्लड के अगेंस्ट प्रेशर लगाता है कि यहाँ पर मत आओ, मैं भरा हूं, मैं भरा हूं, मैं भरा हूं। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक। बोमन्स कैप्सूल में लगने वाला प्रेशर अगेंस्ट द फिल्ट्रेट
क्या कहलाएगा, कैप्सुलर। और ये क्या करना चाहता है, फिल्ट्रेशन करवाना चाहता है या रोकना चाहता है। ये प्रेशर नीचे लग रहा है या ऊपर, ये प्रेशर लग रहा है बेटा नीचे, तो ये फिल्ट्रेशन नहीं करवाना चाहता है, ये प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है, ये प्रेशर ऊपर की तरह लग रहा है। और तीसरा आता है बेटा COP, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा आता है बेटा CHP, बोले तो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 32 mmHg। अब ये प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, देखो ब्लड के अंदर क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं बड़े बड़े, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, जो आपको मैंने पहले चैप्टर में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ाए थे लास्ट टाइम, कि ब्लड के अंदर अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स की वजह से लगने वाला प्रेशर, वो प्रोटीन आएंगे यहाँ फंसेंगे, प्रोटीन आएंगे यहाँ फंसेंगे, उन फंसने की वजह से तो प्रेशर क्रिएट होगा। वो प्रोटीन्स ब्लड के अंदर कौन सा प्रेशर लगाते हैं, ब्लड कोलोइडल, यहाँ पर अपन चाहे तो BCOP भी लिख सकते हैं, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड के प्रोटीन्स की वजह से लगने वाला प्रेशर। अब यहाँ प्रोटीन फंसेंगे तो फिल्ट्रेशन होने में आसानी होगी या दिक्कत आएगी, आसानी होगी या दिक्कत आएगी, तो ये भी अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब ये फिल्ट्रेशन होने को रोकेंगे, ये भी अगेंस्ट है। तो सिर्फ बेटा एक ही प्रेशर है जो फिल्ट्रेशन करवाना चाहता है, कौन सा प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक, बाकी दोनों तो रोकना चाहते हैं, ये भी मना करना चाहता है, ये भी मना करना चाहता है। लेकिन कुदरत का करिश्मा तो देखिए, चाहने वाले की वैल्यू ना चाहने वाले दोनों से ज्यादा है। अगर अपन 18 को और 32 को भी जोड़ दें तो भी उसकी मिनिमम वैल्यू भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है। तो बेटा इसलिए कहते हैं चाहने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसने चाहा कि मुझे फिल्ट्रेशन करवाना है, तो रोकने वाले रोक कर भी नहीं रोक पाए। तो आप चाहोगे तो नीट में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू इतनी ज्यादा कि जो नीचे से अगेंस्ट द प्रेशर लग रहा है वो उसको ओवरकम कर जाता है और फिल्ट्रेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा उसको, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। कैसे निकालेंगे इसको, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, चाहने वाला कौन है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, ना चाहने वालों को, दैट इज COP प्लस CHP, COP प्लस CHP। चाहने वाला कितना है बेटा 62 75, दोनों वैल्यू लिख लेंगे अपन। ना चाहने वाले की मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे कितनी 18 प्लस 32, और जो बेटा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू आती है वो आती है 10 to 25 mmHg। तो ये क्या कहलाता है बेटा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो जाता है। दिस इज द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो समझ में आपको ये कैलकुलेशन, कोई नहीं बताएगा आपको ये कैलकुलेशन, लेकिन ये क्वेश्चन आता है, इसको अपन एकदम डिटेल में देख रहे हैं। तो ये था अपना फर्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और इसमें एक छोटा सा पार्ट बचा है, उसको देखेंगे, पहले इसको आप एक बार ऑब्जर्व करेंगे। अब अगले पार्ट पे आते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन जो अपने को समझनी जरूरी है। अपना बेटा कार्डियक आउटपुट मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि कार्डियक आउटपुट कितना होता है, कार्डियक आउटपुट कितना था, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, वो कितना आया था 5 लीटर पर डे। 5 लीटर मतलब 5000 ml पर डे, नहीं बेटा पर मिनट, पर मिनट। एक मिनट में अपनी बॉडी में 5000 लीटर ब्लड सर्कुलेट हो जाता है, एक मिनट में अपनी बॉडी में 5000 ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। उसमें से 5000 ml में से किडनी में कितना पहुंचा, रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो, इस 5000 में से किडनी में कितना पहुंच रहा है बेटा, एनसीईआरटी क्या बोलती है 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट। कितना पहुंचता है 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। अब इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट मत करना, 1/5 मतलब सर हजार नहीं होता, एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से 1100 से 1200 ml पर मिनट, 1100 से 1200 ml पर मिनट, ये है जो ब्लड किडनी में पहुंचा 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट। अब किडनी में ब्लड पहुंच गया, लेकिन फिल्टर क्या होता है, ओनली प्लाज्मा। क्या फिल्टर होगा, ब्लड इतना आया लेकिन फिल्टर क्या होगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना होता है
रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो बोले तो RPF कितना होता है? प्लाज्मा कितना बताया था मैंने? 55%। कॉर्पसल कितनी होती है? 45%। तो ये कितना होता है? 55% ऑफ रीनल ब्लड फ्लो, RBF। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा? 650 ml पर मिनट। 650। सिंपल कैलकुलेशन एक बार ऑब्जर्व करो। टोटल कितना है? 5 लीटर। 5 लीटर में से 5000 ml में से किडनी में कितना आया? 1100 से 1200। उस 1100 से 1200 में प्लाज्मा कितना है? 650 ml। 650 ml। उस 650 ml प्लाज्मा में से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पूरे जितने भी ग्लोमेरुलर से किडनी के, वो कितना फिल्टर आउट कर पा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वीडियो एक से क्या हो? वीडियो चल रहा है मेरा। बस एक से, सॉरी बेटा, वो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। अपन क्या पढ़ते थे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है? टोटल था 5000, किडनी में आया 1100 से 1200, उसमें से प्लाज्मा बना 650। तो 650 में से ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेट कितना हुआ? कितना होगा बेटा? 125 ml पर मिनट। कितना फिल्टर होगा बेटा? 125 ml पर मिनट। दैट इज कॉल्ड एज द GFR। जिसका क्वेश्चन आता है कि GFR क्या होता है? GFR होता है कि ग्लोमेरुलर ने फिल्ट्रेट कितना किया पर मिनट। इतना है। अगर इसको अपन पर डे में निकालें तो 20 इंटू 60 इंटू 24 कर देंगे तो ये आ जाएगा 180 लीटर पर डे। सर क्या बात कर रहे हो? 100 लीटर पर डे टॉयलेट निकालते हैं अपन? अगर बेटा 180 लीटर पर डे निकालते तो दिन भर अपन टॉयलेट में ही बैठे रहते। बनता कितना यूरिन है? कितना फिल्टर होता है? 180 लीटर पर डे। लेकिन निकलता कितना है? ओनली 1 to 1.5 लीटर पर डे, 1 से 1.5 लीटर। तो गया कहां? गया कहां? बाकी का सारा 99% of the filtrate, 99% of filtrate gets reabsorbed। रीएब्सॉर्ब, सभी चीजों को वापस रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे, दैट इज रीएब्सॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। उसी के साथ पढ़ेंगे अपन ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कि जो 99% है उसको रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है, बाकी निकाला कितना जाता है? ओनली 1%। बना कितना? 125 ml पर मिनट। इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, दैट इज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। सर अब ये क्या नई नई चीजें लेके आ रहा हूं, अभी समझ में आएगा, एक सेकंड में। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, फिल्टर होने कितना आया? दैट इज RPF। फिल्टर हुआ कितना? दैट इज GFR। होने आया 650, हुआ कितना? 125। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो अपनी एफिशिएंसी आ जाएगी अराउंड 20%। तो ये है किडनी की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ किडनी, कि अपनी किडनी कितना फिल्ट्रेट कर पाती है? ओनली 20%। दैट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। करना कितना था? 650, कर कितने पाए? 125। और आई एफिशिएंसी कितनी? 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन बहुत ही सिंपल है, शुरू से नेफ्रॉन बनाएंगे और समझेंगे। कलेक्टिंग डक्ट को अलग कलर से बनाते हैं हमेशा क्योंकि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। दिस इज आवर नेफ्रॉन।
ये है अपनी ब्लड वेसल्स जो नेफ्रॉन के आसपास है। अब समझते हैं अपन रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, चल रीअब्जॉर्प्शन क्या है। बना कितना बेटा, 125, 650 में से 125 ml फिल्ट्रेट हो गया, मतलब 180 लीटर पर डे। लेकिन कितना निकाला हमने, कितना निकाला, सिर्फ 1 से 1.5 लीटर। तो बाकी का गया कहाँ, बाकी का गया बेटा रीअब्जॉर्प्शन। बाकी का हो गया रीअब्जॉर्प्शन। वो कैसे हुआ उसी को अपन अब समझते हैं। बाकी का क्या हो गया है, रीअब्जॉर्प्शन। ये वाले एरो हैं रीअब्जॉर्प्शन के, इसको अपन एक बार सीधा कर लेते हैं। जो जो चीजें वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जा रही हैं। पीला वाला एरो बताएगा रीअब्जॉर्प्शन को, और जो पिंक वाला एरो है वो बताएगा सिक्रीशन को। सिक्रीशन को। सिक्रीशन को, यहां पर भी सिक्रीशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। यहां से क्या रीअब्जॉर्ब होता है वो सब समझेंगे अपन। फिल्ट्रेशन होने आया बहुत सारी चीजें, लेकिन जो काम की चीजें थी जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, वो क्या हो गए यहाँ से रीअब्सॉर्ब। ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड क्या हो गए रीअब्सॉर्ब। NaCl, NaCl क्या हो गया रीअब्सॉर्ब। HCO3 माइनस क्या हो गया रीअब्सॉर्ब। जिनकी बॉडी को जरूरत थी, जिनकी बॉडी को जरूरत थी वो क्या कर लिए गए बेटा, रीअब्सॉर्ब। वाटर और क्या क्या, वाटर और क्या न्यूट्रिएंट्स, और क्या न्यूट्रिएंट्स। तो आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां से हो रहा है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है बेटा पीसीटी से। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां से हो रहा है, पीसीटी से। तो 100% इनका अब्जॉर्प्शन होता है 100%। ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड, न्यूट्रिएंट इनका होता है 70%। NaCl का, HCO3 माइनस का कितना 70%। तो ये था पीसीटी का रीअब्जॉर्प्शन। तो पीसीटी में किस किस चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स का, फैटी एसिड्स का, वाटर का, NaCl का, सोडियम का, क्लोरीन का। ठीक है, ये सब चीजों का रीअब्जॉर्प्शन कहां पर हुआ, पीसीटी में। फिर बारी आती है डीसी, लूप ऑफ हेनले की। लूप ऑफ हेनले इज ओनली परमिएबल फॉर वाटर, ओनली फॉर वाटर। यहां से क्या होगा, सिर्फ वाटर ही निकलेगा। So it is only permeable for water, and ascending lip is only permeable for electrolytes, that is NaCl। यहाँ से क्या निकलेगा NaCl, यहाँ से सिर्फ क्या निकलेगा NaCl, only electrolyte। यहाँ से निकलेगा सिर्फ वाटर, यहाँ से निकलेगा NaCl। यहाँ से 100% न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज हो चुके थे, बचा क्या NaCl, HCO3 माइनस H+। ये सब क्या है, यहाँ से रीअब्जॉर्ब होगा NaCl, HCO3 माइनस। डीसीटी में क्या होता है बेटा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मतलब कंडीशनल, कि जब जरूरत पड़ी तो निकाल लिया, ज्यादा जरूरत पड़ी सोडियम की तो निकाल लिया, HCO3 माइनस की जरूरत पड़ी तो निकाल लिया। यहाँ पर एक हार्मोन का इन्फ्लुएंस होता है, कौन सा हार्मोन अफेक्ट करता है यहाँ पर डीसीटी को, ADH। तो जिस टाइम से जैसी जरूरत पड़ती है अपन डीसीटी से निकाल लेते हैं। डीसीटी में कैसा रीअब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। तो डीसीटी में कैसा रीअब्जॉर्प्शन होता है बेटा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। डिसेंडिंग लिम्ब से क्या होता है, ओनली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। असेंडिंग लिम्ब से ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन। तो ये तो था अपना रीअब्जॉर्प्शन। और कलेक्टिंग डक्ट से भी क्या क्या निकलता है बेटा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यूरिया का होता है, वाटर का होता है। ये था रीअब्जॉर्प्शन की बात। अब बात आते हैं सिक्रीशन। क्या
ब्लड से जाता है वापस नेफ्रॉन में। रीएब्जॉर्प्शन तो हमने देख लिया, अब क्या क्या जाता है, क्या जाता है बेटा, इसको बोलेंगे अपन के एन एच, के प्लस अमोनिया एच प्लस, के प्लस अमोनिया एच प्लस, ये सब चीजें डाल दी जाती हैं वापस नेफ्रॉन में। यहाँ से क्या जाता है, के प्लस एच प्लस, क्या जाता है, के प्लस एच प्लस। अमोनिया हानिकारक है, ब्लड में जो भी बचा उसको वापस डाल दिया, एच प्लस को डाल दिया। एनसीईआरटी में एक करेक्शन है, पहले यहाँ पर के प्लस का सिक्रीशन दिखाया जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, के प्लस का सिक्रीशन नहीं होता है, सिर्फ पोटेशियम का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पर पोटेशियम का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, पोटेशियम का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन नहीं होता है। अमोनिया का सिक्रीशन होता है, एच प्लस का सिक्रीशन होता है। अब एच प्लस इतना सिक्रीट हो रहा है, यहाँ से भी सिक्रीट हो रहा है, यहाँ से भी सिक्रीट हो रहा है, यहाँ से भी सिक्रीट हो रहा है, तो एच प्लस सिक्रीट ज्यादा हो रहा है, तो यूरिन कैसा निकलेगा, एसिडिक या बेसिक, एसिडिक या बेसिक। जब H प्लस ज्यादा तो pH कम, तो यूरिन कैसा हो जाता है, इस H प्लस के सिक्रीशन की वजह से स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक। यूरिन कैसा हो जाता है बेटा, स्लाइटली एसिडिक। कौन सी पार्ट है डीसी नेफ्रॉन का जहां पर हार्मोन का इफेक्ट होता है, डीसीटी, एडीएच का इफेक्ट होता है, और एक और हार्मोन अपन लिख लेंगे, याद रह जाए आपको, तो एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन भी यहाँ पर इफेक्ट लगाता है, जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ से वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्यों होता है, टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड एंड द यूरिन। आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे इसलिए H प्लस को डाल दिया जाता है वापस नेफ्रॉन में। तो ये था बेटा अपना रीएब्जॉर्प्शन, जिसमें अपन ने देखा इंपॉर्टेंट चीज होगा रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ बेटा, पीसीटी में, क्योंकि वहां पर क्या बात थी, खास बात, यहाँ मैक्सिमम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ क्या था, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि यहाँ पर क्या था बेटा, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और यहाँ से कुछ अमाउंट में यूरिया को भी रीअब्सॉर्ब किया जाता है, जिस यूरिया को वापस कहाँ डाल दिया जाता है, लूप ऑफ हेनले में, फिर वो यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, यहाँ से वापस आता है, फिर यहाँ से, ये क्या चलती फिरती भैया यूरिया साइकिल। इसका क्या सिग्निफिकेंस है अभी बताऊंगा मैं आपको आगे वाले टॉपिक में, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ये था अपना रीअब्सॉर्प्शन। इसमें एक चीज आपको बता दूं कि लूप ऑफ हेनले में जो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन है वो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि असेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, NaCl भेज रहा है। और मैंने ऑस्मोलैरिटी में बताई थी कि नमक जहां जहां पानी वहां वहां, अगर असेंडिंग लिम्ब से NaCl का रीअब्सॉर्प्शन बंद हो जाए तो डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर का भी रीअब्सॉर्प्शन बंद हो जाएगा। तो आपसे कोई बोले कि अगर लूप ऑफ हेनले यू शेप ना होके सीधा होता तो क्या वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो पाता, नहीं, क्योंकि असेंडिंग लिम्ब NaCl को रीअब्सॉर्ब करती है मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। इस खाली जगह को क्या बोलते हैं बेटा, इस खाली जगह को बोलते हैं मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। इस जगह पर क्या होता है, NaCl आ रहा है तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ी तो पानी गया नमक की तरफ, तभी डिसेंडिंग लिम्ब से पानी निकल पाया। तो आपसे पूछे क्या लिम्ब लूप ऑफ हेनले को सीधा कर दिया जाए तब भी वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा, नहीं। यू शेप्ड होने का सिग्निफिकेंस क्या है, ताकि मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। ऑस्मोलैरिटी मेंटेन क्यों रहेगी, क्योंकि NaCl का यहाँ से रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ते हो, अभी तो नीट में नहीं है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कराने के लिए। ट्रांसपोर्ट होता है बेटा एक्वापोरिस, नाम बता रहा हूँ, याद करना मत करना, भूल जाना। NaCl के रीअब्सॉर्प्शन के लिए एक ट्रांसपोर्ट होता है NK2Cc, यहाँ से ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन कराने के लिए ट्रांसपोर्ट होता है SgLt। ये सब बहुत आगे की बात है, अभी अपने को याद नहीं रखना है, भूल जाना। तो अपने को अभी क्या रखना है कि अगर इसको सीधा कर दिया जाए तो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके पास हाई ऑस्मोलिटी होगी नहीं। अगर बाहर हाई ऑस्मोलिटी नहीं होगी तो वाटर बाहर जाएगा ही नहीं, इसीलिए इसको यू शेप बनाया गया। इसलिए जो डेजर्ट एनिमल होते हैं बेटा, उनका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है। क्यों, जितना ज्यादा लंबा लूप ऑफ हेनले होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन, उतना ही ज्यादा वाटर। तो डेजर्ट एनिमल्स के पास पानी की कमी रहती है, उस पानी की कमी को फुलफिल करने के लिए इनका लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा बनाया गया। इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ कि वो ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब कर सके, एंड दैट इज ऑल अबाउट द रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसको आप देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां से हमारा यूरिन का जो फॉर्मूला बना उसको लिख लेते हैं। क्या बना, सबसे पहले आया फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में से क्या माइनस हो गया, रीअब्सॉर्प्शन, सारी चीजें वापस चली गई, और कुछ ऐड हो गई, ऐड क्या हुई, सिक्रीशन। तो आपसे पूछे यूरिन का फॉर्मूला क्या है, फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्सॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द यूरिन।
ये था अपना, और आगे फिर इसके फंक्शन जो अपन ने पढ़ लिए उसको एक बार देख लेते हैं। ट्यूब्यूल्स के क्या क्या फंक्शन है? पीसीटी ऑलमोस्ट ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है 100% या फिर 70-80% किसको करता है? NaCl, वाटर, HCO3-। यहाँ पर क्या होता है? मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन। सिक्रेशन किसका होता है? K+, अमोनिया, H+। K+ अब नहीं होता, नई एनसीईआरटी में अपडेट हो चुका है, सिर्फ किसका होता है? अमोनिया और H+। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज ओनली परमेबल फॉर वाटर, सिर्फ किसका हो रहा था यहाँ पर? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। असेंडिंग लिप सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स दैट इज NaCl, और ये किसको सिक्रीट करता है? यूरिया को। यूरिया को भी वापस लेता है, बताया था ना, यूरिया यहाँ से निकला वापस यहाँ चला गया, यहाँ से निकला यहाँ चला गया। डीसीटी कंडीशनल, जरूरत पड़ने पर सोडियम ले लिया, वाटर ले लिया, HCO3-, जब जरूरत पड़ी तब ले लिया। किसका सिक्रेशन किया? K+, अमोनिया, H+। क्या है ये? KNH। कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है सबसे ज्यादा, और सम अमाउंट ऑफ यूरिया। वाटर निकला, सम अमाउंट ऑफ यूरिया निकला, और साथ साथ K+ और H+। K+ और H+। इसमें एक चीज बात याद रखनी है कि किसका एक्टिव होता है, किसका पैसिव होता है। किसका एक्टिव होता है, किसका पैसिव होता है। किसका एक्टिव होता है, किसका पैसिव होता है, ये ट्रिक से अपन याद कर लेंगे। पोटेशियम अमीनो एसिड, पोटेशियम अमीनो एसिड, सोडियम, ग्लूकोज, इनका क्या होता है? एक्टिव, मतलब एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्टर से होता है। पोटेशियम, अमीनो एसिड, सोडियम, ग्लूकोज, इनका क्या होता है? एक्टिवली होता है। कैसा होता है? एक्टिवली, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। किसका पैसिव होता है? किसका पैसिव होता है? तो अपन बोल देंगे नाइट्रोजनस वेस्ट का। किसका? नाइट्रोजनस वेस्ट का। किसका होता है पैसिवली बेटा? नाइट्रोजन वेस्ट का, वाटर का, क्लोराइड आयंस का, या फिर वाटर का या क्लोराइड आयंस का, इन सब का क्या होता है? पैसिवली होता है। और बाइकार्बोनेट आयंस का भी पैसिवली होता है, HCO3-। तो ये है एक्टिव और पैसिव। एक बार देखेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये था अपना रीअब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद हमने ये देख लिया। इसके बाद लास्ट है केमिकल कंबशन। यूरिन जो बना वो कैसा बना? उसके अंदर क्या था? सबसे ज्यादा पानी, 95% वाटर, 2% क्या था बेटा? सॉल्ट, 2% क्या था उसके अंदर? सॉल्ट, 2.7% क्या है? यूरिया, 0.3% क्या है? अदर मटेरियल, जैसे कि ड्रग्स, सल्फ्यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, विटामिन सी, डाई, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज कितना? 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे। यूरिन का कलर कैसा होता है? पेल येलो, ड्यू टू, पूछ लें से आपसे, क्या प्रेजेंट होता है उसके अंदर? यूरोक्रोम पिगमेंट। कलर पीला क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट है जिसको बोलते हैं यूरोक्रोम। ऑन एन एवरेज कितना यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं अपन? 25 से 30 ग्राम। नॉर्मल यूरिन कैसा होता है? एसिडिक। क्यों? बताया था, क्योंकि उसके अंदर H+ आए जा रहे हैं, H+ आए जा रहे हैं, H+ आए जा रहे हैं, तो उसको एसिडिक बना दिया गया है, उसको एसिडिक बना दिया गया है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसको हमने एकदम डिटेल में देख लिया है। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या हमने आज पढ़ा है। नेफ्रॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, 1 मिलियन होते हैं ईच किडनी में। कंसिस्ट क्या है? ग्लोमेरुल और रीनल ट्यूब्यूल मिलकर बनाते हैं। ग्लोमेरुलस ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, और रीनल ट्यूब्यूल में अपने नाम पढ़े थे, सब देख लिए क्या होता है, बोन कैप्सूल, पीसीटी, हेनलेस लूप, डीसीटी। इन दोनों को मिला के बोलते हैं मालपीजियन कॉर्पसल। फिर देखा उसका डिटेल डायग्राम नेफ्रॉन का एकदम डिटेल में। फिर टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी। फिर है यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप आती हैं, वो 3 स्टेप को एक एक करके पढ़ा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर 3 फिल्ट्रेशन बैरियर आते हैं, जैसे एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल, बेसल मेम्ब्रेन और बेसल लैमिना। पोडोसाइट बनाते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, कितनी? 25 नैनोमीटर की, लेकिन फिल्टर आउट कितना कर पाते हैं? सिर्फ 8 नैनोमीटर। 3 प्रेशर होते हैं, जीएचपी, सीएचपी, सीओपी, और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आता है 10 से 25 mmHg। कार्डियक आउटपुट था 5 लीटर 5000 ml। किडनी में आया 1100 से 1200 ml। उसमें से प्लाज्मा था 650। कितना फिल्टर आउट कर पाया? 125 पर मिनट, या फिर 180 लीटर पर डे। 180 लीटर पर डे फिल्टर आउट हुआ, लेकिन निकला कितना? 1 से 1.5 लीटर, क्योंकि 99% फिल्टर क्या हो गया? रीएब्सॉर्ब। आया कितना? 650, हुआ कितना? 125। एफिशिएंसी कितनी हो गई? 20%। कितनी हो गई? 20%। रीअब्जॉर्प्शन हो गया मेन चीजों का,
100% हो गया पीसीटी में ग्लूकोज फैटी एसिड अमीनो एसिड्स का, 70% NaCl न्यूट्रेट्स इन सब का। बचा हुआ बीसीटी में हो गया कंडीशनल, डिसेंडिंग लिम्ब में सिर्फ वाटर का, असेंडिंग लिम्ब में सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स का, और सिक्रीशन हो गया वहां पर अमोनिया और H+ का, यहाँ पर KNH का, यहाँ पर K और H का। फिर ये फंक्शनल ऑफ ट्यूब्यूल्स देख लिया अपन ने, फिर यूरिन का कंपोजिशन देख लिया। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो आई होप आपको आज समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।